वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के रिगार्डिंग बिग अपडेट्स आई है। बीएसयूएससी की तरफ से नई नोटिस जारी की गई है और एक नहीं बल्कि 3 नए नोटिस जारी किए गए हैं। बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के वेबसाइट पर 3 नए नोटिस अपलोड हुए, इसी के बारे में बात करेंगे और इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो लेटेस्ट अपडेट्स यही है दोस्तों कि बीएसयूएसयू बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन ने 3 नए नोटिस जारी किए हैं। इस नए नोटिस के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो ये देखिए बीएसएसयू के ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है और ये 3 नए नोटिस आप देखें 29 और यहाँ पर आपका ये जो तीनों नए नोटिस आपको यहाँ पर मिल जाएगा ना 29 फरवरी का। 29 फरवरी का आपको 3 नए नोटिस यहाँ पर 1, 2 एंड 3। तो तीनों नए नोटिस में क्या-क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में ए टू जेड बात करेंगे। किन-किन विषयों के लिए नोटिस जारी की गई है। तो चलिए देखते हैं। पहला जो नोटिस है आपका साथियों, आप यहाँ पर देखें, ये शॉर्टकट में बताने का प्रयास करूँगा। बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है, उतना बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो सिंपल सा देखिए, सब्जेक्ट हिस्ट्री है। हिस्ट्री के रिगार्डिंग नोटिस है, इतिहास विषय को लेकर। तो इतिहास विषय के लेकर नोटिस यहाँ पर ये है, इतिहास विषय में इक्विवेलेंट विषय की सूची दी गई। समतुल्य विषय इतिहास के किसे-किसे माना गया है। बहुत सारे लोग कहते थे कि हम मॉडर्न इंडियन से हैं, अप्लाई कर पाएँगे कि नहीं सर, हम मिडाइवल से हैं और सिंपल हिस्ट्री में अप्लाई कर पाएँगे कि नहीं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये सारे इक्विवेलेंट है। इसमें से अगर आप किसी में भी है ना, तो आप अप्लाई कर पाएँगे इतिहास विषय के अगेंस्ट में। आपका इतिहास विषय के अगेंस्ट में अप्लाई कर सकते हैं हिस्ट्री में। कौन-सा है? एमए इन मिडाइवल एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अगर आपका एमए में है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं हिस्ट्री वाले में। एमए इन मिडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, तो अप्लाई कर सकते हैं। एमए इन मॉडर्न हिस्ट्री है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एमए इन इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर है, तो भी आप हिस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं। एमए इन हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एमए इन कंपोजिट हिस्ट्री, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एमए इन हिस्ट्री एंड हेरिटेज मैनेजमेंट, तो भी आप एलिजिबल हैं। एमए इन हिस्ट्री ट्रेडिशनल, तो वो तो पहले से ही ऑलरेडी इनको कर सकते हैं, राइट है ही। तो अब इतने सारे इक्विवेलेंट है 8। इसमें से अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, हिस्ट्री से किसी भी पार्ट से हिस्ट्री के, अगर आपने पीजी कर रखी है ना, नेट है या पीएचडी है, तो आप एलिजिबल हैं। आप कमेंट में भी करते सर कि मैं मॉडर्न इंडिया से हूँ, तो क्या मैं हिस्ट्री वाले में अप्लाई कर सकता हूँ? तो जी हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर ये है, सबसे पहले कि सभी विषय की हम लोग बात कर लें और भी कौन से सब्जेक्ट है उसके बारे में बात करेंगे, इसका क्या इम्पैक्ट होगा। इसके बाद यहाँ पर जब आगे बढ़ेंगे तो और एक दिया है कि एंशिएंट इंडिया। अब ना पहले तो हम लोग हिस्ट्री में देखें कि हिस्ट्री के इक्विवेलेंट कौन सा, 2 सीटें निकली है। हिस्ट्री के लिए भी कुछ सीटें हैं अलग, और प्राचीन भारत है, जिसको कहते हैं प्राचीन भारत या एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, उनके लिए कुछ अलग सीटें हैं और हिस्ट्री के लिए अलग सीटें हैं। तो ये वैकेंसी अलग है। और फिर अब हम लोग देखेंगे क्या, एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, इसके इक्विवेलेंट किसे किसे माना गया। एंशिएंट अगर इंडियन हिस्ट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी क्या क्या होना चाहिए पीजी में। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री ट्रेडिशनल, ये आपका होना चाहिए। फिर एंशिएंट हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी रहेगा, तो भी अप्लाई कर सकेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री आर्कियोलॉजी एंड कल्चर रहेगा, तो भी अप्लाई कर सकेंगे। एंशिएंट इंडियन एशियन स्टडीज रहेगा, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी एंशिएंट कहीं भी रहे और आर्कियोलॉजी तो आप अप्लाई कर सकेंगे। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, तो भी आप एलिजिबल हैं। आर्कियोलॉजी एंड एंशिएंट हिस्ट्री एलिजिबल हैं आप। हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, तो भी आप एलिजिबल हैं। एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन आर्कियोलॉजी एंड एंशिएंट हिस्ट्री, अप्लाई कर सकते हैं। आर्कियोलॉजी, यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री का कहीं नामो निशान है, सिर्फ आर्कियोलॉजी पे है, तो भी आप एलिजिबल हैं। तो लगभग सभी चीज़ सभी कर सकते हैं, टॉपिक्स को इन्होंने शामिल कर लिया। आप अगर एंशिएंट से जुड़े हुए किसी भी टॉपिक से आपने पीजी किया है, तो आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री वाला जो पोस्ट है उसमें आप एलिजिबल हो गए हैं। ये 11 आपका कर सकते हैं। लिंक यहाँ पे दे दिया है कि 11 सब्जेक्ट्स का, जिसके माध्यम से आप समझ गए होंगे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। अब आपको कमेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर दिया बायोकेमिस्ट्री, ये जो तीसरा नोटिस है बायोकेमिस्ट्री के रिगार्डिंग है। बायोकेमिस्ट्री वाले भी बहुत सारे कन्फ्यूजन में रहते हैं, सर हम लाइफ साइंस में अप्लाई करें या किस में करें वगैरह वगैरह पूछते रहते हैं। आप देख लीजिए, अगर आप हैं इसमें से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये 8 विषयों के रिगार्डिंग यहाँ पे कर सकते इक्विवेलेंट विषय माना गया है, बायोकेमिस्ट्री के समतुल्य माना गया है। यानी बायोकेमिस्ट्री वाले जो सीट हैं उसमें ये 8 जो लिस्ट दिया गया, इसमें से आपका पीजी किसी में भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री में है, ये तो सिंपल सा है। एमएससी इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में, तो भी आप एलिजिबल हैं। एमएससी इन अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री
वाले भी एलिजिबल हैं। एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एलिजिबल हैं। एमएससी इन एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री एलिजिबल हैं। एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री, प्लांट बायोकेमिस्ट्री, एनिमल बायोकेमिस्ट्री आप एलिजिबल हैं। एमएससी इन मेडिकल बायोकेमिस्ट्री तो भी आप एलिजिबल हैं। एमएससी इन एनिमल बायोकेमिस्ट्री आप सभी एलिजिबल हो गए। किसके लिए? बायोकेमिस्ट्री से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए बीएसएसयू में। अलर्ट सब्जेक्ट की लंबी सूची लिस्ट दे दी गई है। यहाँ पे साफ साफ एक चीज़ लिख दिया गया, इसको आप देख लें। CISR यूजीसी के द्वारा आयोजित लाइफ साइंस में, है ना, नेट एलएस एंड जेआरएफ को मान्य किया गया, है ना। यूजीसी नेट के द्वारा ये लाइफ साइंस में नेट एलएस और नेट एलएस एंड जेआरएफ को भी मान्य कर दिया गया है। संबद्ध समतुल्य विषयों के CISR यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से नेट एलएस एंड जेआरएफ को भी मान्यता दी जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे इसको भी मान्यता दी गई है। तो अब किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा। ये 3 नए नोटिस बीएसएसयू की तरफ से आप सभी के लिए बहुत जरूरी। हाँ, अब इसके इम्पैक्ट पे बात करेंगे साथियों कि बीएसएसयू ने ये अलर्ट सब्जेक्ट की सूची जो जारी की है, ये अभी की है ना, अभी की है। अभी वर्तमान में ये कर रहे हैं, लगातार सभी विषयों की कर रहे हैं। इसका कह सकते हैं, इस पे एक प्रक्रिया जो भी आगे बढ़ रही है, इस पे बुरा प्रभाव इसका पड़ सकता है। स्टूडेंट्स कोर्ट जाएंगे और वैसे लोग जा रहे हैं जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था उस वक्त। मान लीजिए अभी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री या हिस्ट्री में जो अभी सब्जेक्ट की सूची दी गई है, जो अभी इन्होंने अलर्ट सब्जेक्ट जिन्हें माना है, जिन विषयों की सूची दी गई है, उस समय वो विषय नहीं थे तो उन्होंने अप्लाई नहीं किया। अब तो वो एलिजिबल हो गए हैं। आप उसी वैकेंसी में अभी एलिजिबल हो गए, तब वो अप्लाई कैसे करेंगे? उस समय अगर किया गया रहता तो अप्लाई कर पाते। अभी वो अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो इनका कहना है बीएसएसयू को, हम उन्हीं को फ़ायदा देंगे जिन्होंने उस वक्त आवेदन किया था, यानी जिन्होंने रिस्क लेकर आवेदन किया। मान लीजिए कोई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका कि पीजी मास्टर्स में जो है आपका एमए इन कंपोजिट हिस्ट्री था, एमए इन क्या था? कंपोजिट हिस्ट्री। उन्होंने अप्लाई कर दिया, हिस्ट्री में रिस्क लिया, तो ये अभी एलिजिबल हो गए। ये एलिजिबल हो गए, लेकिन बहुत सारे इसमें 2 वर्ग है, कुछ ने अप्लाई किया, कुछ ने नहीं किया। अब मान लीजिए जिसने नहीं किया, अभी तो वो एलिजिबल है, अभी तो यस एलिजिबल है, अभी एलिजिबल हो गए। अब उनके लिए क्या होगा? इसी वैकेंसी और उसी समय योग्यता रखते थे वो, 2020 की वैकेंसी है, तो 2020 में उसके पास योग्यता थी। तो अब उनके लिए क्या होगा? सॉरी 2020, अब उनके लिए क्या होगा? उनके साथ तो अन्याय हो जाएगा, क्योंकि 2020 में उनके पास योग्यता थी, 2020 में आपने उसे भरने नहीं दिया, और अभी आप कह रहे हैं कि नहीं आप एलिजिबल थे, भरे नहीं। तो आप उनको मौका ज़रूर दें। हम सभी का रिक्वेस्ट है बीएसएसयू की तरफ से कि इसे मौका मिलना चाहिए। उस वक्त जो स्टूडेंट योग्य थे उनको ज़रूर मौका मिलना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए? फॉर्म को रीओपन कर देना चाहिए 2 से 4 दिनों के लिए, ताकि मैं ये नहीं कह रहा ये प्रक्रिया और ज़्यादा उलझे। मेरा ये कहना है कि इससे क्या होगा दोस्तों, कि बाद में विवाद नहीं होगा, है ना? फिर ये कोर्ट चले जाएँगे, कोर्ट में तो ये जीत जाएँगे, कोर्ट में इनकी जीत होगी। कोर्ट में ये जीत कर फिर आएँगे और फिर स्टे ऑर्डर लग जाएगा। तो इससे अच्छा यही है दोस्तों कि इनके उस कार्य से पहले ही फॉर्म को 2 दिन रीओपन कर दिया जाए, 4 दिन के लिए, ताकि आगे विवाद उत्पन्न ही ना हो और फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर ना लगे। तो इस उम्मीद के साथ हम लोग कह सकते हैं कि बीएसएसयू की आवाज़ भी पहुँचे और फॉर्म को फिर रीओपन करके बाद में के जो अलर्ट सब्जेक्ट में जो नए विषयों को शामिल किया है, उनको मौका मिलना चाहिए। और आप भी चाहते हैं कि रीओपन होना चाहिए, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और ऐसे ही आप भी चाहते हैं बीएसएससी से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट्स आपको मिलते रहें, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कर लेना, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप खुद को अपडेट रख सकें, क्योंकि यहाँ इस प्रकार की वीडियो एवरी डे अपलोड की जाती है। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1।